पंचम दा की धुनों में लगातार हवा, बारिश और धूप की जुगलबंदी सुनाई देती है। उनके संगीत की रेंज इतनी बड़ी और भव्य है कि वह कब कहां आपको अपने आगोश में ले लेगा कहा नहीं जा सकता। आप कोई भड़के या वो सुनते हुए उदास हो सकते हैं, और महबूबा महबूबा या तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है मैं उनकी गूंजती भारी आवाज के अनूठेपन में डूब सकते हैं। महबूबा 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 तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है दिल की में सनम। आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, और हमें तुमसे प्यार कितना जैसे उनके असंख्य गीत आपको गहरी रूमानियत में डुबो सकते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। गुलजार की 1977 की फिल्म है किताब। उसमें रात के धुंधले में चलने वाली रेलगाड़ी का एक उम्रदराज खलासी हर रात एक बेनाम स्टेशन से गाड़ी के गुजरने का इंतजार करता है। उस स्टेशन का नीम अंधेरा एक प्रौढ़ होती औरत की हंसी से रोशन होता है, जो गाड़ी को लालटेन से हरा सिग्नल दिखाने का काम करती है। रेल की सीटी, इंजन के माथे पर जलती बत्ती और लालटेन के विजुअल के बाद गिटार पर अजीब सी बेहोशी और तनाव पैदा करने वाला फ्लैंजर इफेक्ट बजना शुरू होता है। फिर धन्नो नाम की वह स्त्री दिखाई देती है। कुल 10-5 सेकंड को अपनी झलक दिखाने वाली यह नायिका खलासी के जीवन का उजाला है, और वह गाता है, धन्नो की आंखों में है रात का सुरमा और चांद का जुम्मा। धन्नो की आंखों में रात का सुरमा और चांद का जुम्मा। गाने के शब्द, उसका संगीत और फिल्मांकन सब कुछ किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर की गति से घटता है और अपने मोह पाश में बांध लेता है। खलासी को महबूबा की झलक मिल गई है, वो और उत्साह में आकर गाता जाता है। फ्लैंजर इफेक्ट में गिटार बजता जाता है। किसी आशिक की सांस सरीखी ट्रेन की सीटी गिटार की आवाज को एक रहस्यमय धौकनी बना रही है। इसी रफ्तार में हमें गिरती हुई शाम का नीली रात में बदलना दिखाई देता है। प्रेसी के साथ बिताए गए किसी अंतरंग क्षण की स्मृति को दोबारा से जीता हुआ खलासी अपनी मोहब्बत को जबान देता है। धन्नो का गुस्सा है पीर का जुम्मा और चांद का चुम्मा। धन्नो का गुस्सा है पीर का जुम्मा और चांद का चुम्मा। अमूमन ऐसे तेज गानों का समापन होता है, एक रिलीज जिसमें 3-4 मिनट तक बांधी गई काइनेटिक ऊर्जा को ठहराव मिलता है, जैसे बांध में इकट्ठा किया गया पानी नहर में छोड़ा जाता है। इस गाने में कोई रिलीज नहीं है, वह उसी रफ्तार पर खत्म भी होता है। धन्नो के आशिक बने अभिनेता राम मोहन के ईमानदार एक्सप्रेशन इस रफ्तार को सुकून बख्शते हैं। रमेश अय्यर के गिटार और मारुति राव कीर के तबले के विकट संयोजन के अलावा एम संपत का कैमरा और गुलजार के निर्देशन में किए गए इस अकल्पनीय प्रयोग ने फिल्म देखने और सुनने वालों को अचरज और प्रसन्नता से भर दिया था। इन सब के बावजूद सच यह है कि धन्नो का यह गाना सिर्फ और सिर्फ पंचम दा का है। जैसे उस्ताद मछुआरों का फेंका जाल नदी के शांत बहाव को बाधा पहुंचाए बिना उसकी सतह के बड़े हिस्से पर पसर जाता है, उनकी आवाज भी कई पर्दों को भेदती हुई गिटार और तबले की संभव जुगलबंदी के समानांतर फैलती जाती है। आज से 40-45 साल पहले ऐसी आधुनिक कंपोजिशन का ख्याल तक कर सकना दूर की कौड़ी रहा होगा। पंचम दा के संगीत की अद्भुत यात्रा को समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। 1862 में त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र देव बर्मन की असमय मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे ब्रजेंद्र चंद्र ने गद्दी संभाली। थोड़े ही समय बाद ब्रजेंद्र चंद्र की भी हैजे के कारण मौत हो गई। कायदे से ईशान चंद्र के छोटे बेटे नवद्वीप चंद्र को अगले राजा बनना था, लेकिन अदालत के इस आदेश के तहत ईशान चंद्र के भाई वीर चंद्र को गद्दी हासिल हुई। इस घटना के बाद नवद्वीप चंद्र अपने परिवार को लेकर कोमिला चले गए, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। इन्हीं नवद्वीप चंद्र देव बर्मन की 9 संतानों में सबसे छोटे थे सचिन देव बर्मन, यानी राहुल देव बर्मन के पिता।
यह कल्पना करना दिलचस्प है कि अगर सब कुछ हिसाब से चला होता और नवद्वीप चंद्र राजा बन गए होते तो संभवतः हम एच.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन के संगीत से वंचित रह गए होते। भारतीय फिल्म संगीत को पिता पुत्र की इस कमाल जोड़ी ने मिलकर किस कदर समृद्ध किया है, इसका ठीक ठाक बखान तक नहीं किया जा सकता। एच.डी. बर्मन यानी सचिन देव बर्मन ने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत से लेकर बंगाल की समृद्ध लोक संगीत परंपरा को आत्मसात करने का काम तो किया ही, साहेब अली जैसे फकीरों से सूफी गीतों और नजरुल इस्लाम जैसे महाकवियों से कविता की तालीम भी हासिल की। करियर की शुरुआत में एच.डी. बर्मन ने रेडियो में गाना और संगीत का ट्यूशन देना शुरू किया। 1937 में उन्होंने अपनी एक शिष्या से विवाह कर तो लिया, पर राज परिवार ने अपनी इस नई नवेली बहू को समुचित सम्मान नहीं दिया। इस बात से खफा एच.डी. बर्मन ने खुद को त्रिपुरा की अपनी राजसी जड़ों से दूर करना शुरू किया और फिर कभी त्रिपुरा नहीं गए। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो ही रहा था जब 27 जून 1939 को उनके घर एक बालक जन्मा जिसे राहुल नाम दिया गया। घरेलू नाम धरा गया टुबलू। टुबलू के आगे चलकर पंचम बनने के बारे में कई किस्से हैं। एक किस्सा यह चलता है कि शिशु राहुल 5 सुरों में रोया करते थे, जबकि दूसरे के मुताबिक जब भी रियाज करते हुए एच.डी. बर्मन सा गाते थे, बालक राहुल सप्त सुर के 5वें सुर यानी पा गाना शुरू कर देते। खुद राहुल का कहना था कि उन्हें यह नाम उनके पारिवारिक मित्र और पुराने अभिनेता अशोक कुमार का दिया हुआ था। एक जिद्दी और बड़े जीनियस का बेटा होना पंचमदा के लिए आसान नहीं रहा होगा। वे लड़कपन में प्रवेश कर रहे थे, जबकि बंबई में उनके पिता भारतीय सिनेमा के संगीत का वह दौर रच रहे थे जिसे गोल्डन एज कहा जाने वाला था। हिंदी फिल्मों में हिंदुस्तानी क्लासिकल को आधार बनाकर एक से एक मीठी धुनें बनाई जा रही थी, जिसमें राग और स्वर के अलावा भाषा की भी शुद्धता को जरूरी तत्व के तौर पर शामिल किया जाता था। 11-12 साल की उम्र से पंचम ने अपने पिता के साथ स्टूडियो जाना शुरू किया और फिल्मी संगीत को रिकॉर्ड किए जाने की बारीकियां नजदीक से देखी और सीखी। बेटे की नैसर्गिक संगीत प्रतिभा को पहचान कर एच.डी. बर्मन ने उसे जल्दी ही अपना सहायक बना लिया। बिना किसी ट्रेनिंग के पंचम ने तब तक अनेक तरह के साज बजाना सीख लिया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के अनुसार पूरे देश में आर.डी. बर्मन जैसा माउथ ऑर्गन बजाने वाला कोई न था। बहुत कम लोग जानते हैं कि है अपना दिल तो आवारा में माउथ ऑर्गन का जो टुकड़ा बजता है पंचमदा का बजाया हुआ है। राजश्री प्रोडक्शन की सुपरहिट दोस्ती के गानों में बजने वाला अविस्मरणीय माउथ ऑर्गन का टुकड़ा भी उन्हीं का बजाया हुआ है। बाद के सालों में पंचमदा ने उस्ताद अली अकबर खां, पंडित समता प्रसाद और सलील चौधरी से बाकायदा प्रशिक्षण भी लिया। पिता के सहायक के तौर पर काम करते हुए कई बार यह भी होता था कि पंचम किसी बात पर अड़ जाते और एच.डी. बर्मन नाराज होकर स्टूडियो से चले जाते। एच.डी. बर्मन कहते एक वायलिन से काम चल जाएगा, पंचम कहते 3 वायलिन के अलावा एक सैक्सोफोन भी चाहिए होगा। बेटे को अक्सर पिता की जिद के आगे हार माननी पड़ती थी। बतौर स्वतंत्र संगीत निर्देशक पंचमदा की पहली फिल्म थी 1961 में बनी महमूद की छोटे नवाब। इस फिल्म में एक उल्लेखनीय गीत है, मतवाली आंखों वाले ओ अलबेले दिल वाले। महमूद और हेलन पर फिल्माए गए इस 6 मिनट लंबे गीत में आर.डी. बर्मन ने अपनी उस अविश्वसनीय प्रतिभा की शुरुआती झलक प्रस्तुत की जिसने अगले 20-30 सालों तक एक से एक नए प्रयोग करते हुए हिंदी फिल्म संगीत को हमेशा के लिए बदल दिया। गीत की शुरुआत तेज रफ्तार कॉस्टानेट्स की थापों से होती है, जिसके बाद लैटिन अमेरिका की फ्लेमेंको शैली वाला अकूस्टिक गिटार बजता है। डांस फ्लोर पर महमूद और हेलन का नृत्य शुरू होता है और गिटार खत्म होते ही ऊंचे सुर में मोहम्मद रफ़ी विशुद्ध अरबी शैली में पूरे 40 सेकंड तक हमिंग करते हैं। असल गीत 1.5 मिनट बाद शुरू होता है। गीत में कॉस्टानेट्स, गिटार और वायलिन के अनूठे मिश्रण के अलावा पारंपरिक जिप्सी संगीत की गूंजें भी सुनाई देती है। फिल्मी गाने उन दिनों आमतौर पर 3 से 4 मिनट के होते थे, एक राग, एक मुखरा और 2 या 3 अंतरे। बंधे बंधाए ढर्रे वाले संगीत उपकरण और फिजूल माने जाने वाले प्रयोगों से दूरी।
इस एक गीत में आर डी बर्मन ने सारे नियमों को तोड़ते हुए कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसके लिए संभवतः लोग तैयार नहीं थे। अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकने में आर डी बर्मन को 5 बरस और लगने थे। वो वक्त तब आया जब 1966 में तीसरी मंजिल आई। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा और ओ हसीना जुल्फों वाली जैसे गाने पहले कभी नहीं सुने गए थे। नासिर हुसैन की इस फिल्म में पंचम ने वह कर दिखाया जिसे हर संगीतकार करना चाहता है। उन्होंने इतने सारे और इतनी तरह के साजों का इस्तेमाल किया कि विशेषज्ञ तक हैरान रह गए। वाइब्रोफोन, वायलिन, चैलो, चाइम, ट्रम्पेट, ड्रम, सैक्सोफोन, कॉन्गो, ट्रायंगल, कास्टनेट्स और न जाने क्या क्या। दर्शकों से मुख्यतः वायलिन, सितार, गिटार और तबले पर निर्भर रहने वाले फिल्म संगीत में यह एक अभिनव प्रयोग था जिसमें मनोहारी सिंह और कर्सी लॉर्ड जैसे दिग्गज अरेंजरों की मदद से परफेक्शन हासिल की गई थी। यह 1960 के दहाई के बीच के साल थे। पश्चिमी देशों में एक नए किस्म के सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा था। लेड जैपलिन, जॉन लेलन, लेनर्ड कोहेन और बीटल्स का जमाना था। कविता में बेटनिक कवियों ने सारी बनी बनाई धारणाओं को ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया हुआ था। हिप्पी आंदोलन अपने चरम पर था और संसार भर के युवा दुनिया को एक बनाने का सपना देख रहे थे। यह चेतना भारत भी पहुंची। नया सिनेमा बनाया गया, नए साहित्य का सृजन हुआ और युवाओं ने यात्राएं करना शुरू किया। आर डी बर्मन के सर्वश्रेष्ठ काम के पीछे उस समय की उस वैश्विक चेतना ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अपने युग की आत्मा को अगर किसी ने पूरी तरह आत्मसात किया तो वह पंचम ही थे। यह उन्हीं का हौसला था कि उन्होंने अपने संगीत में लैटिन अमेरिका के साल्सा, फ्लेमेंको और सांबा को भी जगह दी और अफ्रीकी लोक धुनों को भी। उनकी रचनाओं में तमाम पाश्चात्य शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत के तत्वों का भी समावेश पाया जाता है और अरबी संगीत का भी। मशहूर जैज गायक लुई आर्मस्ट्रॉन्ग को अपना आदर्श मानने वाले पंचम दा ने जैज के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रॉक, फंक और ब्राजील के मशहूर बोसा नोवा संगीत को भी अपने काम का हिस्सा बनाया। 1987 में मशहूर लैटिन अमेरिकी कंपोजर होसे फ्लोरेस के साथ मिलकर उन्होंने पांतेरा नाम का एक शानदार एल्बम भी रिलीज किया। वैश्विक चेतना से भरपूर इस शानदार संगीत ने बंगाली लोक संगीत और हिंदुस्तानी क्लासिकल के सारे आयामों के अलावा हमारे देश की संस्कृति, बहुलता और विविधता को भी पूरा सम्मान दिया और अकल्पनीय प्रयोग किए। 1981 की फिल्म कुदरत में उन्होंने हमें तुमसे प्यार कितना को किशोर कुमार से भी गवाया और परवीन सुल्ताना से भी, जो दरअसल परंपरागत ठुमरी शैली में है। पंचम दा ने अपनी सुनी हर ध्वनि को अपने काम में जगह दी, याद देने की कोशिश की। बारिश की बूंदों का गिरने से लेकर किसी भिखारी की सदा और चरवाहों के अपने पशुओं के साथ होने वाले संवाद से लेकर पेड़ों पत्तियों की सरसराहट, सब कुछ उनकी स्मृति में दर्ज होता रहा। रेगमाल, बांस, कप, प्लेट, शंख, कंघी, कांच की बोतलें और गत्ते लकड़ी के बक्से जैसी चीजें उनकी धुनों में संगीत उपकरणों की तरह प्रयोग हुई। कोई कल्पना करेगा कि शोले में खुद पंचम दा का गाया महबूबा महबूबा यूनान के एक गीत से प्रेरित है, जिसमें आने वाले अंतरालों को भरने के लिए पानी से भरी बियर की बोतलों से निकलने वाली आवाज़ों का इस्तेमाल किया गया। 1960 और 1970 के दौरान स्थापित हुए क्रमशः शम्मी कपूर और राजेश खन्ना के कल्ट पंचम दा के संगीत के बगैर संभव नहीं थे। 1980 का दशक उनके उतार का जमाना था। हिंदी फिल्मों से रोमांस जा रहा था और एंग्री यंग मैन जैसी थीम्स और डिस्को जैसे तत्वों का प्रवेश हो रहा था। नासिर हुसैन और देवानंद जैसे निर्माताओं ने, जो पंचम दा के संगीत के बिना अपनी फिल्मों की कल्पना नहीं कर पाते थे, दूसरे संगीत निर्देशकों को आजमाना शुरू किया। यह मुश्किल दौर था, लेकिन उनके चमकीले संगीत की कौंध जब तब दिखाई दे जाती थी। 4 जनवरी 1994 को कुल 54 साल की आयु में जब दिल के दौरे से पंचम दा का असमय देहांत हुआ, वे विधु विनोद चोपड़ा की 1942 अ लव स्टोरी का संगीत रच रहे थे।
यह बड़ी विडंबना है कि जिन पंचम दा को 10-12 साल पहले चूक गया माना जा रहा था, अगले साल इसी संगीत के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। आर.डी. बर्मन के यहाँ एक तरफ परंपरा को लेकर गहरा आदर दिखाई देता है तो दूसरी तरफ उसे लांघ जाने का बेचैन हौसला भी। यह शानदार विरोधाभास अक्सर उनके एक ही प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाता था। मिसाल के तौर पर 1972 की फिल्म परिचय में एक तरफ बीती ना बिताए रहना जैसी शास्त्रीय गीत भी है तो सारे के सारे गामा को लेके गाते चले जैसी बेहद आधुनिक और जीवंत कंपोजिशन भी। अपनी समकालीनता को लगातार समृद्ध करते चले जाने वाले वे ऐसे सचेत कलाकार थे जिनके लिए नए रास्तों का बनाया जाना सबसे महत्वपूर्ण था। जब उन्होंने हिंदी सिनेमा संगीत में अपने पहले धम कबड़े कदम रखे थे, उन्हें तकरीबन विद्रोही माना गया, लेकिन 40 सालों बाद भी उनकी शुरुआती धुनें तमाम शक्लों सूरतों में हर पीढ़ी को रिझा सकने में कामयाब है। गाने वाले के स्वर, उपकरणों के प्रयोग और रिकॉर्डिंग के तकनीकों तक ऐसा कोई इलाका उन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें कुछ भी नया किए जाने की गुंजाइश थी। पाश्चात्य संगीत से गहरे प्रभावित उनके संगीत में मूलतः हिंदुस्तानी आत्मा का वास था। उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि उन्होंने फिल्म संगीत को बने बनाए चौखट से मुक्त कर उसमें खिलंदरी और शरारत के लिए जगह निकाली। आज निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि ए.आर. रहमान और विशाल भारद्वाज और उन जैसे तमाम युवा संगीतकारों के पास अपनी प्रयोग धर्मिता के लिए जिस तरह की स्पेस उपलब्ध है, वहां तक पहुंचाने वाले तमाम रास्ते पंचम दा के बनाए हुए हैं। उनका काम इस लिहाज से भी कभी पुराना नहीं पड़ेगा, मुख्य धारा से बाहर तो हरगिज भी नहीं जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि पंचम दा के जीवन के ऊपर रिसर्च करते हुए मैंने ये लेख BBC हिंदी के वेबसाइट पर पढ़ा था, जो कि अशोक पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। मैं इस आर्टिकल का कुछ इस कदर फैन हुआ कि सोचा कि इसे आपके साथ साझा किया जाए, और इस लेख में हमने बिना कोई शब्द की हेरा फेरी या लाग लपेट के आपके सामने पेश किया। मैं इस आर्टिकल के फैन के नाते BBC हिंदी और अशोक पांडे जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और निवेदन होगी कि मेरी इस कार्य को सिर्फ और सिर्फ एक प्रशंसक के रूप में ही देखा जाए। साथ ही दोस्तों, बताना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले आर.डी. बर्मन की रिसर्च बेस्ड किस्सों के सफ़र का एक एपिसोड बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कर BBC हिंदी और अशोक पांडे जी का धन्यवाद जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में अपनी रिसर्च स्टोरी और किस्सों के सफ़र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।